दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूं आपके चैनल जीएस पॉइंट बैराग केशर पे। दोस्तों मैं बता दूं कि हम पिछले दिनों मौलिक अधिकारों के एक सीरीज को लेकर आगे बढ़ रहे थे और उसी के अंतर्गत हम अंतिम पावदान पर पहुंच चुके हैं। अंतिम अधिकारों के दहलीज पर पहुंच चुके हैं, जिस पर मेरा अंतिम अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार को लेकर हमें प्राप्त है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यह मौलिक अधिकार जो संवैधानिक उपचारों को लेकर हमें प्राप्त है, यह किसी भी हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ हमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में हमें यह अधिकार दिया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि इसका संबंध है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले तो आप देख लें इसमें कौन कौन सा विषय आज लेकर मैं आ रहा हूं। एक तो मौलिक अधिकारों का अंतिम जो अनुच्छेद है या मौलिक अधिकारों का अंतिम जो अधिकार है, छठवां जो अधिकार है, वह यह है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो अनुच्छेद 32 में है। उसके बाद भी हमने जब मौलिक अधिकारों को प्रारंभ में पढ़ाना शुरू किया था तो आपको बताए थे कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक में दर्ज किया गया है। तो दोस्तों यहाँ 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, लेकिन 33, 34 और 35 तक हम आज पढ़ाएंगे, क्योंकि यह भी अधिकार आपके मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है और महत्वपूर्ण अधिकार है। जबकि मैंने अनुच्छेद 29 और 30 तक लास्ट वीडियो में पढ़ा चुके थे, जहां पे हमारी क्लासेस लास्ट टाइम पे खत्म हुई थी, वह अनुच्छेद 30 को लेकर खत्म हुई थी, लेकिन अनुच्छेद आज 32 से प्रारंभ हो रही है। आप सोच सकते हैं अनुच्छेद 31 का उल्लेख सर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 1978 से पहले 44वां संविधान संशोधन होने से पहले अनुच्छेद 31 में दर्ज संपत्ति का मौलिक अधिकार हमारा एक अधिकार था और मौलिक अधिकार था, जिससे उसकी संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन आज इसकी संख्या घटकर 6 हो गई है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन में एक संशोधन किया गया जिसमें हमारे अनुच्छेद 31 में दर्ज मौलिक अधिकारों की जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर अनुच्छेद 300 क में जोड़ते हुए उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। अर्थात आज संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 31 आच्छादित है, जिसमें किसी प्रकार का उल्लेख अधिकारों को लेकर नहीं किया गया है। तो सीधे हम अनुच्छेद 32 पर चलते हैं और अनुच्छेद 32 कहता है कि आपको दिखा दूं, अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों उपचार मतलब होता है इलाज। अगर किसी प्रकार के हमारे संविधान में कोई खरोच कर देने का प्रयास करता है, कोई उसमें उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, किसी प्रकार के अधिकारों को छीनने या बाधित करने का कोई प्रयास करता है, चाहे वो राज्य सरकार करती हो, चाहे व्यक्ति के आधार पर कोई करता हो, इन सबके लिए हमें उपचार प्रदान किए गए हैं कि हम इस संविधान का उपचार करा सकते हैं, अपने मौलिक अधिकारों का उपचार करा सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जाकर हम इसका उपचार करा सकते हैं। यह भी अधिकार है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 32 को लेकर अंबेडकर जी ने यह कहा था कि यदि मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 32 को संविधान से निकाल दिया जाए तो हमारा पूरा संविधान एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। इससे आप अनुच्छेद 32 के महत्ता का उल्लेख समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 32 कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों जैसे इलाज, उपचार मतलब होता है इलाज। अगर ईश्वर ने आपके शरीर को दिया है और आप अपने शरीर में किसी प्रकार की खराबी को देखते हैं, किसी प्रकार की तबीयत अगर आपकी बिगड़ती है, तो आप डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते हैं और डॉक्टर आपको इलाज कर देता है, आप ठीक हो जाते हैं। इसीलिए धरती पर डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से हमारे संविधान में भी कोई गड़बड़ी होती है या संविधान को कोई नुकसान पहुंचाने का काम करता है, तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अपने संविधानों के विरुद्ध किए गए कार्यों के लिए इसका इलाज कराएंगे, इसका उपचार कराएंगे और इसको ठीक कराएंगे। यह भी आप एज ए नागरिक के तौर पर यह अधिकार आपको मिला हुआ है, क्योंकि संप्रभुता आप में निहित है। भारत के संविधान के अनुसार
भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, आप में निहित है। इसलिए मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आपको दिया गया है कि आप इसकी रक्षा करा सकते हैं। इसके लिए अनुच्छेद 32, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कुछ बात इसमें महत्वपूर्ण है। पहले तो इसे अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है। दूसरा कि इसके यह फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है। दोस्तों अनुच्छेद 32 फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है, आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। दोस्तों तीसरा इस पर जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। दोस्तों इसको संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अंबेडकर जी ने कहा था। अगर आप समझ सकते हैं कि संविधान की आत्मा कहा गया हो अंबेडकर के तरफ से, तो कितनी महत्वपूर्ण बात कही गई है। यदि आपके शरीर से आपकी आत्मा अलग होती है तो आपका शरीर बेकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 32 यदि संविधान से अलग कर दिया जाए तो संविधान बेकार हो जाएगा। इसका मतलब या इसका सेंस यही जा रहा है, इससे यह मतलब निकाला जा सकता है कि अनुच्छेद 32 संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। दोस्तों मैं बता दूं कि इसी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में और 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में आप अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जा सकते हैं। ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे, जब हाई कोर्ट जाएंगे तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जाएंगे। तो दोस्तों ये दोनों आर्टिकल बेहद महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पे उल्लेखित भी कर दे रहा हूँ कि अनुच्छेद 32 जो है वह सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, अनुच्छेद 226 जो है वह हाई कोर्ट से रिलेटेड है। अब हम चलते हैं आगे। तो इसमें एक मैं हेडिंग लिखा हूं, इसमें लिखा गया है मौलिक अधिकारों का अपवाद। दोस्तों अपवाद लिखा गया है, जैसे कि क्या है ऐसा विषय जो आपके मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बनाया गया हो या विरुद्ध मौलिक अधिकार खड़ा किया गया हो, यह अपवादित क्यों माना जाता है। जब इसको समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें पहला अनुच्छेद आएगा अनुच्छेद 33। और अनुच्छेद 33 में क्या कहा गया है, संसद कुछ विशिष्ट वर्गों, जिसमें पुलिस आता है, सेना आता है, सशस्त्र बल आते हैं और खुफिया एजेंसी इत्यादि आते हैं, उनको लेकर संसद ऐसा कानून बना सकता है जिससे उनके मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सके। अर्थात सेना से लेकर पुलिस और सशस्त्र बल से लेकर खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए लोगों के लिए मौलिक अधिकार नहीं होंगे, यह तय कर सकता है संसद। इसके लिए कानून बना सकता है संसद। और मैं आपको अभी बता दूं कि इसके लिए कानून भी बनाया गया है संसद में, और ऐसा कानून अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद ने बनाया है। और संसद ने यह कानून आज भी हमारी सेनाओं के लिए है, पुलिस प्रशासन के लिए है, खुफिया एजेंसियों के लिए है। क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि हमारे लेबर कोड के अंतर्गत या कर्मचारी अधिनियम के अंतर्गत हर व्यक्ति को एक हफ्ते में 48 घंटे से अधिक काम करने का कोई अधिकार नहीं है, और न 48 घंटे से अधिक एक हफ्ते में काम कराया जा सकता है। उसके बावजूद भी यह सभी प्रकार के कानून हमारी सेना या पुलिस पर नहीं लागू होती है, क्योंकि पुलिस और सेना को 24 घंटे और 7 दिन के लिए ड्यूटी देने के लिए तैयार रहना होता है। उनके लिए ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो हम यह अनुच्छेद 33 देख रहे हैं। अब अनुच्छेद 34 देख लेते हैं क्या है दोस्तों। अनुच्छेद 34 कहता है, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में जहां सेना विधि लागू हो या सेना कानून लागू हो, उस क्षेत्र के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति दे दी जाती है।
और वह क्षेत्र मैं अगर समझाऊं आपको कि एक तो व्यक्ति के लिए था अनुच्छेद 33 में और 34 में क्षेत्र के लिए है। आप याद रखेंगे कि क्षेत्र वाइज यह कहा जाता है कि यदि जहां सेना कानून लागू हो या अर्थात मार्शल लॉ लागू हो, अनुच्छेद 144 की धारा लागू हो, आपके लिए अनुच्छेद 144 की धारा के साथ आपको कहीं कर्फ्यू लागू कर दिया गया हो, ऐसे जगहों पर सेना पहुंचती है और वहां के लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको यह बात याद रखना होगा कि जैसे ही कहीं 144 धारा लागू होती है, आपको बाहर निकलने से अनुमति नहीं मिलती है, आपको 5 से अधिक लोगों के साथ इकट्ठा होने की अनुमति नहीं मिलती है, आपको मार्केट बाजार जाने के लिए अधिकार नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि आपको आपके मौलिक अधिकारों को वहां निलंबित कर दिया जाता है। आपको याद रखना होगा कि ऐसे जगहों पर मौलिक अधिकार तत्काल निलंबित हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम इस बात की चर्चा जरूर करते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार क्यों समाप्त हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 34 के अंतर्गत ऐसा संसद को करने का अधिकार दिया गया है कि जहां सेना कानून लागू हो जाती है, वहां जनता के मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, कुछ दिन के लिए बाधित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अनुच्छेद 34 में आप इस बात का उल्लेख देख पा रहे हैं। अब अनुच्छेद 35 हम देखते हैं, और अनुच्छेद 35 कहता है कि संसद को उन कार्यों के लिए जिन्हें भाग 3 के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया हो, कानून बनाने की शक्ति दी गई है। अर्थात भाग 3 के अंतर्गत किसे अपराध घोषित किया गया है, जैसे अनुच्छेद 17, जैसे अनुच्छेद 23, इन सबके खिलाफ कार्य करने पर अपराध घोषित किया गया है और इस अपराध के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है और अनुच्छेद 35 के अंतर्गत दी गई है। जैसे अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता के खिलाफ अधिकार। आपको अस्पृश्यता के खिलाफ अधिकार मिला हुआ है, इसलिए कि आपके साथ कोई छुआछूत नहीं कर सकता है, आपके खिलाफ कोई अस्पृश्यता नहीं रख सकता है। अगर ऐसा कोई करता है, चाहे वो राज्य करती हो या फिर कोई व्यक्ति की तरफ से किया जाता हो, इसके लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति है, इसके खिलाफ संसद को कानून बनाने की शक्ति है और अनुच्छेद 35 के अंतर्गत ऐसी शक्ति संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है, बाल श्रम के निषेध के लिए अधिकार आपको है। दोस्तों, कहीं ना कहीं अनुच्छेद 23 व्यक्तियों को एक ऐसा अधिकार देता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति से बलात् श्रम नहीं कराए जा सकते हैं, जबरदस्ती उनसे श्रम नहीं लिया जा सकता है, उनके जो है कि उनको ऐसे काम पर नहीं लगाया जा सकता है जिसके कोई मजदूरी न दी जाती हो, अर्थात बधुआ मजदूरी के तौर पर भी उन्हें काम पर नहीं रखा जा सकता है। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आप एक दंडनीय अपराधी होते हैं और इस तरह के अपराध के लिए कानून बनाने का अधिकार भी संसद को दिया गया है और वह भी अनुच्छेद 35 के अंतर्गत दिया गया है। दोस्तों, कहीं ना कहीं अनुच्छेद 35 बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आपके सामने एक प्रश्न आ जाए कि अस्पृश्यता के खिलाफ आपको कानून बनाने की शक्ति दी गई है या अस्पृश्यता के खिलाफ कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 21 में या अनुच्छेद 35 में, तो आपको अगर प्रश्न सही ढंग से न पढ़ पाए हों तो आप सीधे आंसर लगाएंगे अनुच्छेद 17। यह आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार आपको दिया गया अनुच्छेद 17 में, जबकि कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 35 में है। तो यह भी आप जान सकते हैं कि अनुच्छेद 35 के अंतर्गत ऐसे अपराधों के लिए जिसे भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों के लिए दंडनीय अपराध माना गया है के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 35 बेहद इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 35 से रिपीटेड क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद 33, 34 और 35 यह तीनों अपवादों की श्रेणी में आ जाता है और इन तीनों को जानना जरूरी है। भले ही आपके मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 तक जाकर समाप्त होते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार तक जाकर समाप्त होते हैं, लेकिन जितना अन्य मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है उतना ही अनुच्छेद 33, 34 और 35 आपके लिए
इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारा एक नोट नीचे लिखा हुआ है, यह क्या कहता है, विश्वेश्वरनाथ बनाम विश्वेश्वरनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समाज के हित को ध्यान में रखते हुए, लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए एज ए भारत के नागरिक के तौर पर आपको मौलिक अधिकारों को त्यागने का अधिकार नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है तो हम जब चाहें तब त्याग सकते हैं, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है, क्योंकि आपको सिर्फ मौलिक अधिकार प्राप्त करने का दायित्व है, आपको मौलिक अधिकार त्यागने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसमें समाज के हित जुड़े हुए हैं। अगर आप मौलिक अधिकार त्यागते हैं तो समाज का अहित होता है, इसीलिए समाज के हित को ध्यान में रखते हुए आपको मौलिक अधिकार की त्याग करने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट क्लास था, और कैसा क्लास था यह भी हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस जो आपके सामने किसी विषय को लेकर समस्या खड़ी होती है, आप इस वीडियो से जुड़कर, इस वीडियो को देखकर अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। दोस्तों कहीं न कहीं इस प्रकार से लगातार हम आपके बीच में महत्वपूर्ण सेक्शन को लेकर बने रहेंगे। और आज का इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए कैसा रहा, और आप हमें कमेंट करके जरूर से बताते रहें, ताकि हम इसमें जो भी त्रुटियां हों या और एक्सेस हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, यह भी हम आपको बताते रहें या उस अपने वीडियो में जोड़ते रहें। दोस्तों यदि हमारे नए व्यूअर्स होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय पर आपके पास वीडियो पहुंचता रहे। दोस्तों आप सब लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।